नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हाल फिलहाल में ही बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है। इसको बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज मिली है और यूं कह सकते हैं कि बर्निंग टॉपिक भी रहा है, बिकॉज इस मुद्दे के ऊपर ऑपोजिशन में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बहुत इंटेंस डिबेट चली है। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली और सरकार के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। ऑपोजिशन ने सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया कि बिहार के अंदर आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए सरकार ने वहां पर बहुत सारे लोगों की वोट्स जो हैं उनको काट कर लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज कर दिया और इसका माध्यम बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि बिहार के अंदर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। जी हां, दोबारा से बता रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब दोस्तों, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल क्या चीज होती है? दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि SIR क्या चीज है और इसके पश्चात जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इलेक्टोरल रोल से और इलेक्टोरल रोल की लिस्ट से जिनका नाम जो है वो हटा दिया गया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न आया कि क्या कोई व्यक्ति केवल आधार कार्ड के बल पर आधार कार्ड के बेस पर अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है? क्या वो व्यक्ति ये प्रूव कर सकता है कि वो एक खास एरिया का रहने वाला है, ये खास कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला, सो दैट उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसको इस सभा क्षेत्र के अंदर एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाए? तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट क्या आधार कार्ड को एक वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मानती है जिसके बल पर किसी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा सके? तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम इसी कॉन्टेक्स्ट और इसी संदर्भ के अंदर देखेंगे। देखिए, कैन आधार बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स? अब दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका आधार या उसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब दोस्तों, हुआ यूं कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। अब सभी जानते हैं कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र ऐसे कुछ असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जो काफी चर्चा में रहती हैं। इनके इलेक्शंस पर पूरे देश की नजर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टीज इन स्टेट्स के अंदर पावर में आती हैं उनका कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स पर दबदबा रहता है। अब दोस्तों, जब बिहार के इलेक्शन होने वाले थे तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्सरसाइज की जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब दोस्तों, इलेक्टोरल रोल क्या चीज होती है? अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर अगर आपको वोट करनी है, बिकॉज भारत के अंदर 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको वोट डालने का अधिकार है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर और लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर, बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी है दोस्तों। लेकिन अगर आपको वोट डालने का अधिकार चाहिए तो आपको अपना नाम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल के अंदर दर्ज करवाना पड़ता है। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा वोटर रजिस्टर किया जाए तो मैं मेरा नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक इलेक्टोरल रोल बनाती है जिसके अंदर लिस्ट होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन कौन से वोटर्स हैं। अब दोस्तों, होता यूं है कि कई बार इलेक्टोरल रोल के अंदर कुछ घोस्ट एंट्रीज हो जाती हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी एज अ वोटर रजिस्टर्ड है, ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे क्षेत्र में गया तो वहां जाकर उसने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर कर दिया, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी वोटर है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी वोटर है। तो वो व्यक्ति जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर बन गया, जो कि भारत के कानून के तहत नहीं हो सकता। इसीलिए समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर दी गई है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। जी हां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 कि वो समय समय पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करते रहे। समय समय पर जिस प्रकार से रिवीजन होती है, जिस प्रकार से आप कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जब रिवीजन की जाती है और देखा जाता है कितने लोग हैं। अब सीधी सी बात है, समय समय पर लोगों की डेथ भी होती है और लोगों का बर्थ भी होता है, बच्चों का बर्थ भी होता है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जैसे लोकल बॉडी एक रजिस्टर बनाती है जिसके अंदर वो जिन जिन बच्चों का बर्थ हुआ होता है उनकी एंट्री करती है और जिन लोगों की डेथ हो गई होती है अनफॉर्चुनेटली उनके नाम डिलीट कर देती है, सो दैट म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज को पता रहे कि उनके क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। उसी प्रकार समय समय पर इलेक्शन कमीशन को
सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत पावर दी गई है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर सकती है। अब इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन घर बाय घर अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को घर बाय घर भेजकर यह पता करवा सकती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन कौन से लोग अभी भी एज अ वोटर रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। दोस्तों बिहार के अंदर भी यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज अ रिगरस टाइम बाउंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन टू अपडेट एंड सैनिटाइज द इलेक्टोरल रोल्स द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। तो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन करवाना गलत नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है कि डेमोक्रेसी जब जो लोग अपनी सरकार को चुनते हैं तो यह बात आवश्यक है कि वही लोग सरकार को चुने जो सरकार चुनने के लिए योग्य है, जिनको संविधान ने अधिकार दिया, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो वोट डाल सकते हैं। जब वही लोग वोट डालेंगे और सरकार को चुनेंगे तभी हम डेमोक्रेसी को सही माने में एक वैलिड और लीगल डेमोक्रेसी मानेंगे। अब देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर बिहार। अब बिहार के अंदर इलेक्शंस आने वाले थे चूंकि, इसलिए बिहार के अंदर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया। अब चूंकि बिहार के अंदर पिछला इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 के सन में किया गया था, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि क्यों ना अब एक बार फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा सके, क्योंकि बिहार के अंदर माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत है। वैसे तो भारत के सभी राज्यों के अंदर एम्प्लॉयमेंट के कारण माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जन्म होता है, उस क्षेत्र में नहीं रहते, वो दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करते हैं जॉब की सर्च में। और इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली यह कोशिश की कि बिहार के अंदर वो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल करे, वोटर्स लिस्ट को दोबारा से अपडेट करे, जिन वोटर्स की डेथ हो गई है, जिन वोटर्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी है, उनका नाम हटा दिया जाए, और जिन वोटर्स जो वोटर्स अभी अभी एलिजिबल हुए हैं वोट डालने के लिए, उन वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल में डाल दिया जाए। तो दोस्तों बिहार के अंदर क्योंकि 2003 के बाद कोई इंटेंसिव रिवीजन हुआ ही नहीं था, इसलिए सरकार ने, या यूं कहो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2025 के अंदर इंटेंसिव रिवीजन करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हुआ यूं, ये ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार पर आरोप लगाया इनडायरेक्टली, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोगों को वोटर की लिस्ट से डिलीट कर दिया, उनका नाम वोटर की लिस्ट से ओमिट कर दिया। बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका नाम वोटर की लिस्ट से ओमिट कर दिया, हटा दिया। अब आप सभी जानते हो दोस्तों कि भारत के अंदर वोटर एलिजिबल होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एज वेल एज आपको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। इसका मतलब अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, जिसने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कोर्ट द्वारा, लॉ के तहत, ऐसा व्यक्ति वोटर नहीं बन सकता। तो जब इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल हुआ तो ऐसे बहुत सारे वोटर्स थे जिनको पाया गया कि वो भारत के नागरिक नहीं है, वो इलीगल तौर पर भारत में रह रहे हैं, तो उनका नाम ऑब्वियस ही बात है वोटर लिस्ट से हटाया जाना संभवतः एक लीगल प्रक्रिया ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझ के बहुत सारे वोटर्स के नाम डिलीट किए सो दैट सरकार को आने वाले इलेक्शन के अंदर एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल बेनिफिट मिल जाए। अब दोस्तों इसी एक्सरसाइज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस एक्सरसाइज को चैलेंज किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की, जिसके तहत अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन और उनके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने अगर प्रोड्यूस कर दें तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर समझ जाएगा कि आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और आपको एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों 11 डॉक्यूमेंट्स क्या थे, देखिए, कोई भी आईडी कार्ड जो इशू किया गया है किसी स्टेट और पब्लिक सेक्टर पीएसयू द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी सेंट्रल या स्टेट पीएसयू में काम कर रहा है और उसको आईडी कार्ड इशू किया गया तो माना जाएगा कि वो आपके आइडेंटिटी का प्रमाण है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयूज में काम कर रहा है, उनको जो आईडी कार्ड इशू किया जाएगा माना जाएगा कि वो आपके आइडेंटिटी का प्रमाण है। उसी प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट,
बर्थ सर्टिफिकेट जनरली आपकी लोकल बॉडीज इशू करती हैं। उसी प्रकार से पासपोर्ट ऑब्वियसली आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इशू करती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, हर व्यक्ति के पास जो है, जिसने भी 10वीं की है, जिसने भी 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया, पास किया, उसको उसके पास जो है वो बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा इशू किया गया एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, आप सभी जानते हैं भारत के अंदर ट्राइबल लोगों के पास फॉरेस्ट राइट्स हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी। एनआरसी, जिन क्षेत्रों में एनआरसी हो, जैसे असम में एनआरसी हुआ है, तो एनआरसी में आपका नाम अगर है तो भी फैमिली रजिस्टर या फिर एनी लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों 11 डॉक्यूमेंट्स ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किए कि अगर कोई व्यक्ति इन 11 डॉक्यूमेंट्स को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस कर देगा तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति के पास वैलिड आईडी कार्ड है और उस व्यक्ति को एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इशू क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे आधार कहीं भी नहीं है, इसके अंदर आधार कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रश्न हुआ कि आधार कार्ड, भारत के अंदर बहुत से लोग हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है। तकरीबन भारत के अंदर आधार कार्ड इतनी तीव्र गति से या इतनी एक्सटेंसिवली बनाया गया था कि भारत के अंदर लगभग हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड जब हर व्यक्ति के पास है तो आधार कार्ड को एज ए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्यों नहीं माना जा रहा व्यक्ति की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए? अब होना यूं चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये मान के चले कि वो व्यक्ति और जो भी आधार कार्ड पे उसका एड्रेस हो, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये मान के चले कि इस व्यक्ति का एड्रेस यही है, ये व्यक्ति यहीं से बिलोंग करता है और उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाए। देखिए अब दोस्तों हुआ यूं कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। 8 सितंबर को, यानी आज से 11 दिन पहले, 10-11 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करने की एक्सरसाइज चल रही है, बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स चल रहा है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, जिन 11 डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक भी डॉक्यूमेंट दिखा देता तो माना जाएगा कि वो उस क्षेत्र का, बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नागरिक है या बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही उसके पास डोमिसाइल है और उसको एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 सितंबर के ऑर्डर के अंदर कहा कि आधार को भी इसमें इंक्लूड कर लो। मतलब जो व्यक्ति अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर, अब जनरली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो बूथ लेवल ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन घर घर जाके करते हैं, घर घर जाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं। वहां पर जाकर व्यक्तियों की आईडी कार्ड्स देखते हैं, जिस व्यक्ति के पास वैलिड आईडी कार्ड है, जिस व्यक्ति के पास लैंड अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है, जिस व्यक्ति के पास SC ST OBC कार्ड है, जिस व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है, जिस व्यक्ति के पास PSU या किसी सरकारी डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड है, तो उस व्यक्ति को माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नागरिक है और उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 सितंबर के ऑर्डर में कहा कि अब आधार कोड को भी एज अ वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो कंसीडर करके चले। अब दोस्तों इसी डॉक्यूमेंट को या इसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। एक सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कहा कि आधार कार्ड को हम एक वैलिड आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं मान सकते। आधार कार्ड को एक वैलिड आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं मान सकते क्योंकि आधार कार्ड किसी का भी बनाया जा सकता है। आधार कार्ड किसी का भी बनाया जा सकता है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको कोई किसी क्षेत्र की डोमिसाइल या किसी क्षेत्र की रेसिडेंसी का प्रूफ नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एडवोकेट पेटिशनर ने क्लेम किया कि आधार कार्ड किसी का भी बनाया जा सकता है, इसीलिए आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और जब आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है तो आधार कार्ड को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज अ वोटर। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला देते हुए कहा, इस सेक्शन के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड को वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट माना जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। देखिए सुप्रीम कोर्ट सेड जब आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी
ऑफ एनी पर्सन रिक्वायर दैट सच पर्सन में फर्निश द आधार नंबर गिवन बाय UIDAI। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब आपके कानून, जब सरकार द्वारा बनाया गया कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसका सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 खुद कह रहा है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आधार कार्ड का प्रयोग करके भी किसी की आइडेंटिटी को स्थापित कर सकता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने अगर आधार कार्ड प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी कि व्यक्ति जो है वो उसके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ है और उस व्यक्ति को एज अ वोटर रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार को एज अ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मान रही है? अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की सुनवाई की आखिरी डेट जो है वो अक्टूबर में रखी है, 8 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को इस केस की वैलिड सुनवाई की आखिरी डेट रखी है। उस दिन ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात का निर्णय करेगा कि क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल स्ट्रक डाउन हो गया तो फिर जो भी फैसला हुआ है, जो भी निर्णय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी डिसीजन लिए हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के संदर्भ में, वो सभी के सभी जो है स्ट्रक डाउन हो जाएंगे, सेट असाइड हो जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैलिड करार दे दिया, को लीगल घोषित कर दिया, तो इन दैट केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन भी वोटर्स के नाम स्ट्रक डाउन किए हैं उन वोटर्स को इनएलिजिबल माना जाएगा बिहार इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोट करने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए अब हमें इंतजार है सुप्रीम कोर्ट की 8 अक्टूबर की जजमेंट का। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल को वैलिड घोषित करती है या फिर इनवैलिड घोषित करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी है कि आधार राइट टू वोट स्टैट्यूट, अब राइट टू वोट स्टैट्यूट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ही एक पार्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आधार की सहायता से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने अपनी आइडेंटिटी को स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आधार का प्रयोग करके भी कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी स्थापित कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दोस्तों यही आ जाती है, हम सभी जानते हैं आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है ही नहीं। नागरिकता हम सभी जानते हैं भारत के अंदर नागरिकता कैसे मिलती है। भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ, अगर आप भारत में पैदा हुए हो और आपके पेरेंट्स में से एक पेरेंट भारत के नागरिक है और दूसरे पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, तो आप भारत के नागरिक हो। उसी प्रकार से बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी आप भारत के नागरिक बन सकते हो। तो प्रश्न ये आता है कि जब आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है ही नहीं, आधार कार्ड बनाते वक्त यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति और व्यक्ति के पेरेंट्स जो हैं वो भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आधार कार्ड किस प्रकार से नागरिकता का प्रमाण हो सकता है? और आधार कार्ड जब नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है तो आधार कार्ड के बेस पर किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित किया जा सकता है? और जब आधार कार्ड के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है तो किस प्रकार से इलेक्शंस के अंदर वोट कर सकता है? तो दोस्तों ये देखना बहुत जरूरी होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है। देखते हैं कि इसको वैलिड घोषित किया जाता है या इनवैलिड। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ना होगा, स्पेशली फॉर द मेंस। इस बार भी प्रश्न किया गया था, इस बार भी मेंस के अंदर पॉलिटी पेपर 2 के अंदर, जिस पेपर 2 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, जिसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 123 करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को पूछा था। उन्होंने पूछा था कि ब्राइबरी के ऑफेंस में क्या क्या आता है या करप्ट प्रैक्टिसेस के ऑफेंस में क्या क्या आता है, क्या डिस्प्रोपोर्शनेट और होल्डिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स क्या अपने आप में करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ना होगा। आप जो भी स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, मेक श्योर कि उस बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 इन दोनों के संबंध में ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तथा आधार का प्रयोग क्या किया जा सकता है एज अ वोटर रजिस्टर होने के लिए नहीं, इसके संदर्भ में पढ़ा। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है एसआईआर के बारे में तो उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी कवर करेंगे
कि भारत के अंदर नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।